रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। भाग 5। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी न देखा था। बिल्कुल पत्थर हो। खैर, आज सता लो, जितना सताते बने। मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए। वह बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रिकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना ज़रूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया। बंदूक कनपटी से कंधों पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधों पर बैठा लिया। मालती अपने पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले? भद्दा तो लगता है। दो पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यहीं पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या ना हो? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल रंज ना होगा। मेहता ने आहत स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छिपाऊँ? सच कहती हो मालती? तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊंगा। पानी मेहता की गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक ना आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ। नहीं, मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंब और शक्ति की जरूरत थी वह और कहाँ मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझते होगे यह कितनी स्वार्थिन है। मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम यह समझ सकोगे मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन न पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काट कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतःस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे ज़रूरत नहीं। मालती ने होंठ से कोड़कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा। एक ही गाहक हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो।
दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी और उसकी कठोरता से उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाए की आवाज़ हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूँ। जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाक से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आधा मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया ना पा सके। चिड़िया मर कर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती की चपलता साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला और वह भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले फूहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में दो दो मोटी मोटी चूड़ियाँ। सिर के बाल उलझे। अलग अलग मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके। लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु में उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितना दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मुझे तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठोर दिखा दूं। रात को यहाँ रोज़ पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर ज़रा सकुचा कर सिर झुकाए बोली, उसका ख्याल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है, यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, ओह हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही सह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे, तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटी यहाँ खाओ तो धरी है, चिड़िए का सालन पका दूँ, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो, थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगा कर भाग आई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़ कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तुम थक गए होगे, शहर के रहिया जंगल में काहे आते होंगे? हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे तो इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अनंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। माना आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था जो उसकी अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता हो और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही होगी। क्यों? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बाटियां सेक दूंगी।
नहीं, अपने आप सेंक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़े रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन ज़रा जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझे मक्के की रोटियां खाई ही नहीं जाएगी और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम न होगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ाकर मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा की सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ, मटके भारी थे। मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गया। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींच लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व पर का यह अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से ली और फिर जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी और मालती भोहें चढ़ाए खाट पर खिन मन पड़ी। इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फट पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ला रहे हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है? क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है, वह समेरी में है। उफ, सर फटा जाता है। मेहता ने उसके सर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया? मेहता बोली, सर में बड़ा दर्द है। पूरे सर में है कि आधे में? आधे में बतलाती है। दाईं ओर कि बाईं ओर? बाईं ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिस कर लगाने से अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटा बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी के सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जाती है। मालती ने आंखें खोल कर देखा। कहाँ गई वह कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कूदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कार यहाँ भेज दें, इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधे सिर का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फ़ायदा करती हैं, मुझे न करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितने छिछोरे हो, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो सचमुच तुम देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं, यद्यपि कार यहाँ आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलोटी को क्यों नहीं भेज देती? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं।
मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। मैं अपनी किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर ना जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, यह वह जानती है। वह किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार करती है। कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है, देवी होने के लिए और क्या चाहिए। मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे, कपड़े पहने जो सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुंकार मारी, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हदबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ती हाँफती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोल लाई, अभी घिस कर लाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा लेना। बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे, जी होता था इस गवारिन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कहारियाँ लाएं, दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस ग्वारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो न सही, उसका मन रखने को ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा लें, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई, देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। माल्टी ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंख जल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। ग्वारीन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी। तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा, तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी, बता तू किसके इलाके में रहती है? यह राय साहब का इलाका है। तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कोर निगले थे कि मालती की यह बातें सुनी, कोर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लोंडियां मर्दों को पसंद आती हैं जिनमें और कोई गुण हो ना हो, उनकी टहल तोड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करें और अपना भाग्य सराहें कि इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने को तो कहा। वह देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं, लेकिन अंदर से, संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्य को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी ना मिला। उस रमणी में जो इतनी मृदुल स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे न जाने दूंगा। उसकी सेवा और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, अच्छा,
तो मैं ही जाती हूँ। तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन। तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डांटा था, जो शायद आज ही के लिए बनाया गया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। एक गहरे रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए हैं। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था, कुछ स्वभाव से शांति प्रिय थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मज़े से 1000 महावार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। वह दर्शन न बघारे तो क्या बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्य और मर्यादों का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू ही जाती है। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने ज़ोर से कहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने ज़ोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन ना था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भगाइएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस ऋषि समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ। मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सब अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में मगन। और इन सब अजगरों को भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सर पर लदा जा रहा है, रोज़ डिंगरियाँ हो रही हैं, जिससे लेते हैं उन्हें देने नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं कि संसार में मेरी आत्मा में ज़रा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को न रोक सका, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई। अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे, बलिदान ना करे। मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। मगर क्या करूं, जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा हुआ हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या ना होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना नहीं जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं, और एक क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाले रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता, जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले।
मैं तो बैठ कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे जितनी बुराई हो, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांत हो ही क्यों ना हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा। इसका निश्चय नहीं कर सका। जिस दिन यह कुंजी मिल जाए, बस फतेह है। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़ी सींग वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारे चल रहा है, चढ़ने दो। धूप तेज हो गई, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली गया। एक हत्या से बचे। हाँ कहिए, क्या कहने जा रहे थे। आपके इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं 1,000 हिस्से खरीद लें। गजब किया। मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी। कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देने हैं। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपये नहीं। रुपये जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ भी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर ना कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं, और इकट्ठी रकम मिल जाए 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप न कर सकते। हमारी नियमावली देखिए। हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। यह जो सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इस स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जीन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होगा। काम ज़रा अटपटा है, बहुत से लोग गच्छा खा जाते हैं, लेकिन वह नहीं जो अनाड़ी हैं। आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरंदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतराव कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे, दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और उनकी कार्यक्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल न अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता है, उसकी सलाहों की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियाँ, कुछ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचते हैं? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता। देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखाया। मामूली चीज़ें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते थे और शहर के अतारों के हाथों दो चार आने बेच आते, जैसे मकोए, कंघी, सहदैया, कुकरोंधो, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करंजे, घुमंची आदि। हर एक चीज़ दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उनके गुण का बयान करता था। यह मकोए है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहा। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उससे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उससे दुगना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप इस घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी अशर्फियाँ बनाऊंगा। मैं कीमियागर हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कीजिए, पहले 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बतलाऊंगा।
बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से सबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। इनको इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फ़कीर की दी हुई बूटी, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा है। ज़रा सा एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कह कहा मारा। आप भी राय साहब बड़े मज़े की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो भी गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपये में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी पूँछ वाले विद्वानों को और इन निस्सिकों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरोंदों का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब कि आप आए तो उनसे मिलाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसे विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखे। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे। पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी ये सारी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताजुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथी, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो। देवता बनकर तुम मनुष्य ना रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचेतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी लालायित रहते हैं। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते हैं, मन में आता है संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वह भी साधारण मनुष्य की भांति आत्मोन्नति का मार्ग की बाधाएं समझते थे। इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब वे संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया? उन्होंने संन्यास कब लिया साहब? वे तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करना चाहिए। विचार स्वातंत्र्य उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विचार स्वातंत्र्य का आशय क्या है? समझ तो मेरे भी कुछ नहीं आया। अब की आइए तो उनसे बातें हों। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिलता? वाक्य पूरा ना हुआ कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई, निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? ख्वामखा उसे छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा? वहीं ढेर हो जाएगा। तुम मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कब मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता। खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार में पहुँचा दीजिए। फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनके चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से गिलहरी भी निकल आती तो वह चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, ज़रा सा तेंदुआ देख लिए तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस ज़माने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूँगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह आपका अहिंसावाद था? शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, ये मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे।
कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर से कहा, ज़रा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की क्या ज़रूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्ज़ा खुर्शीद मिस्टर तनखा की थी। मिर्ज़ा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज़ की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता उसे जी जान में लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवार भी थे, ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यहाँ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। ना अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर थनका दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दे, पत्थर पर दूब उगा दे। तालुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनी खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोड़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलोजान से उसका काम करते, 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थीं कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर वह स्वभाव से इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्ज़ा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन ही नहीं। आज को तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्ज़ा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही ना होऊंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या? मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। ज़रा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज़ हो, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी के को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो ये सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस जले तो काउंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए भी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरह चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया कि अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्ज़ा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते, हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी नीची खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्ज़ा ने आदर्श महिपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहा तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर 5, 6, 7, 8 हज़ार माहवार मिलना चाहिए। यह लूट है या डेमोक्रेसी? हिरणों का झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा, वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, ताली बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन को गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरण को करुणा नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम न होगा।
हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं? मिर्ज़ा कुछ बोले नहीं, हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था, ज़रा सा पत्ता भी खड़का तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर भी ना होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियों भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कुतूहल से देखा, कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा ले? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इतनी कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊँ? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया तो भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी की मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा हो गया, बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर को की ओर चले। तनख्वाह अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तनख्वाह ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोला, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको न होगी। तनख्वाह खिसियाकर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में जो कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप नहीं खड़ा होना चाहते न सही, आपकी जैसे मर्ज़ी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपके पास मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद ना खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट तो 16 आने उन्हीं तरफ हैं ही, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहे तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज यह जाहिर कर देने से मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज़ कर देने दीजिए, इस मामले में आपको कुछ नहीं करना। आप बेफिक्र बैठे रहिए, मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझे 10 हज़ार नकद वसूल कर लीजिए। मिर्ज़ा साहब उनकी ओर हिकारत से कर कहा, मैं ऐसे रुपये पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तनखा ने ज़रा भी बुरा न माना, माथे पर बल तक न आने दिया। मुझ पर जितनी लानत चाहे भेजें, मगर रुपये पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं हैं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं। तो इस मामले में क्या आप फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं।
अच्छी बात है, इसे दाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी ना खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन। दौलत मेरे पाँव चूमती है। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्ज़ा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था, और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो उनका कोई मेल न हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधों पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्ज़ा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तनखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, ज़रा सुनिए मिर्ज़ा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्ज़ा जी बिना रुके हुए जवाब दिए, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेज़ी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्ज़ा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्ज़ा डील डोल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्ज़ा जी पर जैसे चाबुक पड़ गए। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम समझते हो मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का ही काम है। तो तुम्हारा दुगना जो हो तो तुम्हारा दुगना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्ज़ा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पाँव थरथराने लगे और आंखों में तिल्लियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में सीसा भर दिया गया हो। जब मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूं तो मज़ा आए। मशक की तरह जो फूले चले हैं, ज़रा इसका मज़ा भी देखे, लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जवा मर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ढाला चलूं और आप लदे रहें। मिर्ज़ा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब आ पहुंचे। मिर्ज़ा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्ज़ा जी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने भी दीजिए। अगर आप इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखें उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा वल्ला। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊंगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कन्वेसर, जो कुछ कहिएगा बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निपटी है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हों। तनखा का मन चुलबुला उठा। मिर्ज़ा अपने कौल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्ज़ा इतनी दूर ले ही आए हैं, बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर कोई पहाड़ है ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा, 4 पीच पंसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही दुखेगी। जेब में रुपया हो तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम ही रही। हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। देखिए निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तनखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाए, रुमाल से मुंह पोंछा। इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देना जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई। हाफ उठे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्ज़ा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनखा ने एक डंग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पाँव रख रहे हों। मिर्ज़ा ने बढ़ावा दिया। शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तनखा ने एक डंग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है।
मार लिया मैदान, शाबाश, जीते रहो पट्टे। तनखा दो डंग और बढ़े, आंखें निकल पड़ती थी। बस बस, एक बार और जोर मारो दोस्त, 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए, उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25 हजार तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुम में खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनखा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी, 2 मन से कम न होगा ससुर। मिर्जा ने हाँफते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की, मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुहादा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठाया और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कूक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूंगा। हाँ, कागज तुम्हें चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था। कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे गोली लगी? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों ना लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतार कर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबके छोटे बालक सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए, और गए बिना काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे काम को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावतें उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी, मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जाजी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़े थे। कोई उनकी फुदनेदार टोपी सर पर रखे लेता था, कोई उनकी राइफल कंधों पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर में के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुंचाने आए। कई तो रोते थे, ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। जरूर यहाँ कोई राज है, नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिर कर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे, काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात ना हुई, दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सामान लिए लौट जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे, मालती विमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकली थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्ज़ा ने उनके साथ बेवफाई की और अकेला मिर्ज़ा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी।